पर अरविंद केजरीवाल ने कि ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है देश के कानून मंत्री को। लेकिन क्या पलटकर उनसे भी यह पूछा जा सकता है कि आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ये दो अलग अलग चीजें हैं संदीप। मैं समझता हूं कि इस तरह की भाषा या ऐसी धमकी वाली और हिंसक धमकी वाली भाषा और बिल्कुल सड़क की भाषा का इस्तेमाल। राहुल, मैं आपके पास आता हूं। अब प्रेस से मुखातिब हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल, सीधे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। राज्यों में और केंद्र में साठगांठ है। गडकरी साहब किसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं? गडकरी साहब का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। उनके जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उनके जो व्यावसायिक इंटरेस्ट हैं, क्या वो महाराष्ट्र के विदर्भा के किसानों के इंटरेस्ट से क्लैश कर रहे हैं? क्या उनमें कुछ विरोध है? और क्या महाराष्ट्र के अंदर जो गडकरी साहब के बिजनेस हैं वो विदर्भा के उन किसानों की कॉस्ट पे हो रहे हैं जो कि वहां पे आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी कीमत पे हो रहे हैं? अंजलि दमानिया जो मेरे राइट साइड में बैठी हैं, उनकी इंट्रोडक्शन की किसी को जरूरत नहीं है। ये एक पेशे से डॉक्टर है, हाउसवाइफ थी, अपनी डॉक्टरी कर रही थी। इन्हें महाराष्ट्र के अंदर सिंचाई घोटाले के बारे में पता चला, अन्ना आंदोलन से जुड़ी, और उसी दौरान इन्हें महाराष्ट्र में हो रहे सिंचाई घोटाले के बारे में पता चला। इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन दायर की और उससे इनको काफी सबूत मिले और इनके सामने ये आया कि 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके, लेकिन किसानों तक उसका पानी नहीं पहुंच रहा। इन्होंने इस साल अप्रैल के महीने में बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL फाइल की। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस NCP की मिलीजुली सरकार है, कोएलिशन गवर्नमेंट है, और वहां पे BJP विपक्ष में है। तो जब 14 अगस्त को नितिन गडकरी जी मुंबई आए तो बड़ी उम्मीदों के साथ ये नितिन गडकरी जी से मिलने के लिए गई। इन्होंने सोचा था कि विपक्ष में BJP है तो BJP जरूर इस मुद्दे को उठाएगी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टियां मिलकर सिंचाई घोटाला कर रही हैं। तो इनकी बड़ी उम्मीदें थी कि नितिन गडकरी जी चूंकि भाजपा के नेता हैं, वो इसको जरूर उठाएंगे। और ये सारे सबूतों के साथ बड़ी उम्मीद लेके उनसे मिलने के लिए गई कि सारे सबूत आज मैं इनको दूंगी और उनसे निवेदन करूंगी कि आप इसको उठाइए। जब ये उनसे मिली तो ये भौचक्की रही उनका जवाब सुनकर। उन्होंने कहा कि शरद पवार जी के साथ तो हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, 4 काम वो हमारे करते हैं, 4 काम हम उनके करते हैं। जब ये बात बाद में मीडिया में उठी तो गडकरी जी ने इस बात से साफ इंकार किया कि उनका शरद पवार जी से या NCP के साथ कोई रिश्ता है। अंजलि ने हार नहीं मानी और उसके बाद अंजलि ने अपनी जांच शुरू की। अंजलि प्रीति बिल्कुल लेफ्ट में बैठी हुई हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुंबई से आई हैं। इन सब लोगों ने मिलकर पिछले 1 महीने में कुछ जांच की। इनके पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी जांच करने के लिए। उसी जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। वो ये भी दिखाते हैं कि विदर्भ में महाराष्ट्र के अंदर किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। और अगर इतनी छोटी सी जांच के अंदर ये खुलासा हो सकता है तो फिर हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्या वो ये खुलासे नहीं कर सकती थी? तो सबसे पहले तो मैं उसके ऊपर आऊंगा कि इन्होंने क्या खुलासा किया। ये आपको जो प्रेस रिलीज दी गई है, इसमें आप इलेक्शन में आएंगे द स्टोरी ऑफ गजानन घड़गे एंड अदर विलेजर्स।
महाराष्ट्र के नागपुर जिले में उमरेड तालुका में एक गांव है खुर्सापुर। इस गांव के किसानों की जमीनें का अधिग्रहण किया गया। कहा गया कि भाई सिंचाई के लिए डैम बनाना है और उसके लिए जमीन चाहिए। जमीनों का अधिग्रहण किया गया। वहीं पे एक किसान है, उसका नाम है गजानन रामभावजी घड़गे। उसकी भी जमीन चली गई बेचारे की। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जमीन चाहिए तो होती है 100 एकड़, अधिग्रहित कर ली जाती है 150 एकड़, ज्यादा जमीन ले ली जाती है। यहां भी ऐसा ही हुआ। जमीन चाहिए तो कम थी, ले ली गई ज्यादा। तो हालांकि उसकी जमीन अधिग्रहित हो गई थी, लेकिन वो खाली पड़ी हुई थी और वो उसके ऊपर सिंचाई लगातार कर रहा था। उसने इरिगेशन डिपार्टमेंट से परमिशन ले ली थी और वो उसके ऊपर लगातार सिंचाई कर रहा था। 1997 में ये बांध बन के कंप्लीट हो गया और लगभग 100 एकड़ जमीन ज्यादा दिखाई दी। बांध बन गया लेकिन 100 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई थी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो 1997 में वहां के इरिगेशन इंजीनियर ने घड़गे को परमिशन दी कि आप 18 एकड़ जमीन के ऊपर खेती कर लीजिए। ये खेती करने की उसने परमिशन दी। इस दौरान 2000 में वहां के किसानों ने सरकार को चिट्ठी लिखी कि आपके पास फालतू जमीन है, हम खेती करना चाहते हैं, या तो आप वो जमीन हमें लीज पे दे दीजिए या आप हमें वापस बेच दीजिए, क्योंकि हमारे पास और कोई कमाने का जरिया नहीं है, हमारे पास यही सोर्स ऑफ इनकम है, आप ये जमीन हमें वापस कर दीजिए। सन 2002 में, 2 साल के बाद 2000 में इन्होंने चिट्ठी लिखी कि ये जमीन हमें वापस कर दीजिए और उस चिट्ठी को इन्होंने विलासराव देशमुख जो मुख्यमंत्री थे उनको भेजा, सिंचाई मंत्री को भेजा, लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर को भेजा, नागपुर के कलेक्टर को भेजा, नागपुर रिहैबिलिटेशन ऑफिसर को भेजा। 2 साल के बाद सिंचाई विभाग का जवाब आया कि आपकी जो जमीन ली गई है को भेजा, नागपुर रिहैबिलिटेशन ऑफिसर को भेजा। 2 साल के बाद सिंचाई विभाग का जवाब कि आपकी जो जमीन ली गई है वो आप अब इस पे सिंचाई करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें ये ब्यूटिफिकेशन के लिए चाहिए, सुंदरता सौंदर्यीकरण के लिए चाहिए, ब्यूटिफिकेशन करना है। और उनको मना किया गया कि आप सिंचाई कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि 4 जून 2005 को नितिन गडकरी जी ने वहां के तत्कालीन सिंचाई मंत्री अजीत पवार को चिट्ठी लिखी कि मुझे पता चला है कि यहां 100 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है और ये जमीन आप मुझे दे दीजिए। 4 जून को उन्होंने चिट्ठी लिखी और 8 जून को 4 दिन के अंदर तुरंत अजीत पवार जी ने उस पर कार्रवाई की और कार्रवाई करके उन्होंने कहा सिंचाई मंत्री, ये जो नितिन गडकरी जी की चिट्ठी आई है इसको VIDC विदर्भा इरिगेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की अगली मीटिंग जो 22 जून को होने वाली थी उसमें तुरंत प्रस्तुत किया जाए। कितनी तेजी से काम हुआ। जब किसानों ने चिट्ठी लिखी 2000 में कि ये जमीन हमें दे दीजिए, तो 2 साल के बाद चिट्ठी वापस आई कि आपको जमीन नहीं दे सकते, आप जमीन खाली कर दीजिए। लेकिन नितिन गडकरी जी ने 4 जून को चिट्ठी लिखी तो 4 दिन के अंदर ही उन्होंने कहा भाई इनकी चिट्ठी आई है, इसको VIDC की अगली बोर्ड मीटिंग में प्रस्तुत किया जाए। और मजे की बात यह है कि VIDC ने अगली मीटिंग में उनको वो जमीन देना मंजूर कर दिया कि नितिन गडकरी जी को जमीन दे दी जाए। उस मीटिंग में जो सेक्रेटरी थे VIDC के, उन्होंने एतराज किया कि भाई कानून के तहत ये जमीन उनको नहीं दी जा सकती, क्योंकि कानून के तहत इरिगेशन डिपार्टमेंट की कोई भी बिल्डिंग या इरिगेशन डिपार्टमेंट की कोई भी जमीन किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। लेकिन सरकार तो मन बना चुकी थी, पार्टियों के अंदर तो सांठगांठ थी, तो उन्होंने वो जमीन, सब लोगों ने कहा कि कानून को बाद में देख लेंगे, अभी तो इनको जमीन दो। तो नितिन गडकरी जी का प्रपोजल था कि 35 हेक्टेयर जमीन आप मुझे दे दीजिए और 11 हेक्टेयर जमीन
एक जेम्स ऑफ इंडिया नाम की कंपनी आप उनको दे दीजिए। नितिन गडकरी जी की दोनों बातें मान ली गई। किसानों को जमीन देने से मना कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने, और नितिन गडकरी जी को जेम्स ऑफ इंडिया नाम की दोनों कंपनियों को जमीन दे दी गई। इस रेजोल्यूशन के ऊपर अजीत पवार जी के सिग्नेचर है। वो रेजोल्यूशन मराठी में है तो हमने इसके साथ नहीं लगाया, लेकिन हमारी वेबसाइट www.indiaagainstcorruption.org उसके ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स मराठी में, जितनी चिट्ठियां लिखी किसानों ने, जितने रेजोल्यूशन सब हैं। 28 नवंबर 2007 को बीआईडीसी की एक और मीटिंग हुई और उसमें मीटिंग में कहा गया था कि जेम्स ऑफ इंडिया कंपनी कह रही है कि हम ये जमीन 11 हेक्टेयर जो है इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो नितिन गडकरी जी ने कहा ये जमीन भी मुझे दे दीजिए। तो प्रस्ताव पारित करके वो जमीन भी नितिन गडकरी जी को दे दी गई। तो पूरी की पूरी लगभग 100 एकड़ जमीन जो फालतू थी वो जमीन नितिन गडकरी जी को दे दी गई। और नितिन गडकरी जी उस पर क्या कर रहे हैं? वो भी उस पर खेती कर रहे हैं और कुछ नहीं किया उन्होंने। तो किसान अगर खेती करते तो क्या मुश्किल थी? किसान ही खेती कर लेते, उसमें क्या दिक्कत थी? किसान भी कह रहे थे भाई हमें खेती कर देने दो, और आज भी नितिन गडकरी जी उस पर खेती कर रहे हैं। 2008 में ये बीआईडीसी ने रेजोल्यूशन तो पास कर दिए, लेकिन अभी जमीन का पोजीशन नहीं लिया। 6 जून 2008 को खड़गे और बाकी गांव वालों ने लोकल एमएलए को लिखा कि भाई कानून के मुताबिक, कानून में ये लिखा है कि अगर सरकार ज्यादा जमीन अधिग्रहण कर लेती है तो जो बची हुई जमीन है वो जमीन गांव वालों को वापस लौटानी चाहिए, ऐसा कानून है। तो आप ये जमीन हमें वापस लौटा दीजिए, और 15 साल से हम इसके ऊपर खेती कर रहे हैं जिसके हमारे पास सबूत हैं। तो ये जमीन हमारी थी पहले, और 15 साल से चूंकि हम खेती कर रहे हैं तो ये जमीन हमें दे दी जाए। 21 जून 2008 को वहां के सब डिविजनल इंजीनियर ने घरगे को अपने खेत पे बुलाया, और जब वहां पे वो खेत पे पहुंचा तो वहां पे नितिन गडकरी जी के कंपनी के कुछ अधिकारी मौजूद थे। दिवे साहब, झाड़े साहब, शाफले साहब। उन्होंने उसको कहा कि आपकी ये जमीन नितिन गडकरी जी की कंपनी को दे दी गई और आप ये खाली कर दीजिए। वो बहुत रोया, चिल्लाया, उसकी नहीं सुनी गई, उसको डराया, धमकाया गया। वो कुछ दिन के लिए गांव से बाहर चला गया, और उसके पीछे से नितिन गडकरी जी की कंपनी ने उसकी पूरी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। उसने बेचारे ने पूरी जमीन जोत के रखी हुई थी, इन्होंने उसके ऊपर सोयाबीन लगा दिया। 28 जून 2008 को जब वो वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी जमीन जा चुकी थी। उसने पुलिस के अंदर कंप्लेन की। नितिन गडकरी जी के जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनसे जाके मिला, तो कंपनी के एमडी ने कहा कि जो कर सकते हो कर लो, जो तुम्हारा जी चाहे कर लो, तुम्हारी जमीन जा चुकी है। यही कहानी भगत फैमिली की और अन्य कई परिवारों की, उसी गांव के परिवारों की है जिसकी हमने इसमें डिटेल दी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। उसी गांव में पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया, बेला गांव और तालुका उम्मेद 19 अगस्त 2007 को उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि जो पावर कंपनी है, पावर प्लांट है उनका, नितिन गडकरी जी की कंपनी का, उसमें से जो गंद निकलता है वो सारा गंद वहां की नदी में डाला जा रहा था, और वो नदी का पानी इनके नल में आता है। तो वो पानी जानवरों के पीने लायक नहीं बचा था, पर भी उसको पीने से मना कर रहे थे। तो उन्होंने ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित करके कंपनी से निवेदन किया कि आप ये गंद नदी में डालना कीजिए। जीना हराम हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहां के जो मछुआरों की एसोसिएशन है उन्होंने भी प्रस्ताव पारित करके सरकार से कहा कि हम लोगों की वहां पे एक लेक है जिसमें हम मछली उगाते हैं, और वो पूरी की पूरी लेक प्रदूषित हो चुकी है, इसके बारे में कुछ किया जाए। लेकिन चूंकि जैसा गडकरी जी कहते हैं 4 काम वो हमारे करते हैं, 4 काम हम उनके करते हैं, तो सरकार ने उनकी किसी भी बात के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया। गांव वाले रोते रहे, चिल्लाते रहे, किसान रोते रहे, चिल्लाते रहे।
डैम वहां पे बना, इसमें एक चीज निकल के आई कि किस तरह से नितिन गडकरी जी ने गांव के किसानों की जमीन गलत तरीके से हथिया ली। लेकिन और ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो वहां पे डैम बना, इरिगेशन डैम, सिंचाई डैम, वो बना तो सिंचाई के लिए था, लेकिन उसका एक बूंद पानी भी सिंचाई के लिए नहीं जा रहा। वो सारा का सारा पानी गडकरी जी की कंपनी और उसी तरह की जो अन्य कंपनियां वहां बनी हैं, उन सारी कंपनियों को वो पानी दे दिया गया है। तो गडकरी जी ने किसानों का पानी ले लिया, गडकरी जी ने किसानों की जमीन ले ली, और जो किसान आत्महत्या कर रहे थे वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, वो और उनकी बुरी हालत हो गई क्योंकि उनकी जमीनें भी छीन ली गई। ये कहानी केवल उस एक गांव की नहीं है, ये कहानी पूरे महाराष्ट्र में दोहराई जा रही है। वहां पर जगह जगह पर आत्महत्या कर रहे किसानों का नाम लेकर खूब जबरदस्त फंड भेजे जा रहे हैं, पैसा भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार भी भेज रही है, राज्य सरकार भी पैसा भेज रही है, कह रही है भाई किसानों को सिंचाई के लिए जमीन चाहिए तो किसानों को सिंचाई के लिए हम डैम बनाएंगे। लेकिन उन डैम का पानी, एक तो भ्रष्टाचार है डैम बनाने में, डैम की कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार है, और दूसरा जब वो डैम बन जाते हैं तो अधिकतर डैम के ऊपर कैनाल ही नहीं बनाए गए हैं। जब कैनाल ही नहीं बनाओगे तो खेतों में पानी कैसे जाएगा? और अगर कैनाल बने हैं तो वो कैनाल काम नहीं कर रहे हैं, टूटे फूटे पड़े हैं, नॉन फंक्शनल है, और वो सारा का सारा पानी, लगभग सारा का सारा पानी, हो सकता है एक दो जगह थोड़ा बहुत पानी किसानों को दिया जा रहा हो, लगभग सारा का सारा पानी अजीत पवार जी ने बड़ी बड़ी पावर कंपनियों को और शुगर इंडस्ट्रीज को डाइवर्ट कर दिया है। मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा अत्याचार और इससे ज्यादा घिनौना अपराध नहीं हो सकता कि आत्महत्या कर रहे किसानों के नाम से आप वहां पे डैम बनाएं, आप उनकी जमीनें भी छीन लें, और उसके बाद जमीनें छीनने के बाद उनका पानी भी उनको ना मिले। वहां पर 71 डैम बनाने का प्रपोजल है महाराष्ट्र के अंदर, 71 पावर कंपनीज पावर प्लांट लगाने का प्रपोजल है। और अगर ये 71 के 71 पावर प्लांट लग गए तो एक अनुमान है कि ये जितने डैम्स बने हैं, इन डैम्स में से एक बूंद पानी भी किसानों के लिए नहीं बचेगा, बिकॉज इनकी जो कैपेसिटी है पानी की खपत करने की 71 पावर प्लांट की, वो सारा का सारा इरिगेशन डैम्स का पानी यहां पे डाइवर्ट कर दिया जाएगा। नितिन गडकरी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी पवन बंसल जी को, वो चिट्ठी मीडिया में खूब चली अभी कुछ दिन पहले। उसमें नितिन गडकरी जी ने सिफारिश की थी कि भाई ये जो ठेकेदार हैं, जो डैम बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, इनका 400 करोड़ रुपया बकाया है, आप प्लीज इनका 400 करोड़ रुपया रिलीज कर दीजिए। तो जब ये चिट्ठी अखबारों में आई, मीडिया में आई, तो नितिन गडकरी जी ने कहा मैंने एक चिट्ठी नहीं 5 चिट्ठियां लिखी हैं ऐसे। तो हम उनसे कहेंगे वो 5 चिट्ठियां दिखा दें देश को जरा, कौन कौन सी किस किस के लिए लिखी है। और उन्होंने कहा मैं 10 चिट्ठियां और लिखूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं किसानों का हमदर्द हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो डैम है ये जल्दी जल्दी बने। लेकिन जो डेटा है, जो तथ्य है, वो ये दिखाता है कि गडकरी जी के मन में किसानों के लिए दिल नहीं धड़कता। जब इन किसानों का सारा पानी बड़ी बड़ी कंपनियों को डाइवर्ट किया जा रहा था, तब नितिन गडकरी जी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? उनको ठेकेदारों के लिए तो बड़ी हमदर्दी है, ठेकेदारों के लिए तो उन्होंने कहा, तुरंत चिट्ठी लिखी पवन बंसल जी को। उन्होंने महाराष्ट्र की विधानसभा में प्रश्न भी उठाए, कई बार प्रश्न उठाए, भाई ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिलती, पेमेंट दिला दो। एक भी प्रश्न उन्होंने महाराष्ट्र की असेंबली में ये नहीं उठाया कि भाई इनका सारा पानी डाइवर्ट कर रहे हो आप, ये डाइवर्ट करना बंद करो, सिंचाई के लिए पानी दो। एक बार भी प्रश्न नहीं उठाया, एक भी चिट्ठी नहीं लिखी उन्होंने किसी को। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि नितिन गडकरी जी की 5 कंपनियां पावर प्लांट, 5 पावर प्लांट चल रहे हैं विदर्भ के अंदर। नितिन गडकरी जी की 3 शुगर कंपनी चल रही हैं। नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, शुगर फैक्ट्री है, कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री है, डिस्टिलरी है, पावर है, कोल है, एग्रो है। जरा सा दिखाइए, ये कैलेंडर लेके आई है, बिग बाजार है, बिग बाजार है, जरा खड़े होकर दिखा दीजिए, एक एक पढ़ते जाइए।
कंपनीज है, एक एनजीओ है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, ये पूर्ति पावर एंड शुगर, महात्मा शुगर जो मुंगेर की कंपनी है, मैडम केंद्र शुगर है, मैडम इधर आप पीछे बनाने वाली और एक पावर कंपनी है, इनकी एक एनजीओ है, कल्याणकारी संस्था। इसके बारे में भी हम कहना चाहेंगे कि इसका हमने बहुत ढूंढा, क्योंकि ये वर्धा में उनकी ये एनजीओ चलती है। वो एक छोटे से घर में है जहाँ एक ही बंदा बैठता है। ये कल्याणकारी संस्था ये चलाते हैं और इसी कंपनी के नाम पर, इसी एनजीओ के नाम पर उन्होंने सारी की सारी 100 एकड़ जमीन ली है। और अगर आप देखेंगे ये बिहार में पास हुआ था कि खासगी संस्थाओं को कोई भी प्रकार की लैंड लीज नहीं होनी चाहिए, इसके बावजूद उनके इस एनजीओ को 100 एकड़ जमीन दे दी गई थी। इस छोटे से समय में, 1 महीने से भी कम समय में, अंजलि ने ये तो खुलासा कर दिया कि वो कौन से 4 काम हैं जो एनसीपी और कांग्रेस वाले गडकरी साहब के लिए करते हैं। बदले में गडकरी साहब क्या फायदा पहुंचाते हैं इनको? क्विड प्रो को सब कहते हैं भाई क्विड प्रो को तो हुआ होगा, ये क्विड प्रो को क्या है? गडकरी साहब क्या फायदा पहुंचाते हैं? गडकरी साहब इस देश के लोगों का विश्वास दांव पे लगाते हैं। इस देश के लोगों ने भाजपा को विपक्ष में बिठाया था। इस देश के लोगों ने भाजपा से ये उम्मीद की थी कि अगर रूलिंग पार्टी कुछ गड़बड़ करेगी तो भाजपा उनके ऊपर आवाज उठाएगा। लेकिन गडकरी साहब अपने काम धंधों को बचाने के लिए, अपने पूरे बिजनेस एम्पायर को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सेटिंग कर ली है। रूलिंग पार्टी के साथ उनकी सेटिंग है कि आप भी कमाओ, हम भी कमाएंगे। वहां पे जो 71 प्रोजेक्ट, 71 पावर प्लांट लग रहे हैं, वो 71 पावर प्लांट कांग्रेस वालों के भी हैं, बीजेपी वालों के भी हैं, शिवसेना वालों के भी हैं, एनसीपी वालों के भी हैं, सबके पावर प्लांट हैं। तो कोई एक दूसरे के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, आपस में सबकी सहमति है कि कोई आवाज नहीं उठाएगा। इसलिए उन्होंने कहा अंजलि को कि ये जो सिंचाई घोटाला है इसके ऊपर हम आवाज नहीं उठाएंगे। शरद भाई, पवार भाई के साथ तो हमारे बड़े मधुर संबंध हैं, 4 काम वो हमारे करते हैं, 4 काम हम उनके करते हैं, तो सारी पार्टियों के आपस में संबंध है। ये भी सेटिंग है कि अगर मीडिया में कोई मुद्दा ज्यादा बड़ा बन जाए तो कहने के लिए ऑपोजिशन पार्टी, विपक्ष पार्टी थोड़ा हल्ला गुल्ला करेगी, 2 दिन के लिए संसद बंद कर देगी, 2 दिन के लिए विधानसभा बंद कर देगी, 1 दिन के लिए भारत बंद कर देगी, लेकिन वो केवल दिखावा होगा, उससे आगे नहीं जाएंगे हम लोग। ये आपस की सेटिंग है इन लोगों की। तो एक प्रश्न ये उठता है कि गडकरी साहब एक पॉलिटिशियन है या एक बिजनेसमैन है? दोनों में फर्क होता है। जो एक पॉलिटिशियन होता है, जो एक नेता होता है, जो एक राजनेता होता है, उसका धर्म होता है कि लोगों के लिए लड़े, अन्याय के खिलाफ लड़े, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। और जब वो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है तो कई बार ऐसे मौके आते हैं जब उसको अपना जीवन और अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। लेकिन जो एक बिजनेसमैन है वो सबके साथ बना के चलता है, सारी पार्टियों को खुश रखता है, किसी को दुश्मन नहीं बनाता। तो बिजनेसमैन क्या एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि नितिन गडकरी साहब पॉलिटिशियन नहीं है, वो देश के लोगों के हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो एक राजनेता नहीं है, वो राजनीति में नहीं है, वो भाजपा का इस्तेमाल करके केवल अपने बिजनेस एम्पायर को आगे बढ़ा रहे हैं। और ज्यादा बड़े दुख की बात यह है कि भाजपा ने अपना संविधान संशोधित करके
उनको 3 साल के लिए और अपना अध्यक्ष चुन लिया है। मैं अब अंजलि से कहूंगा कि वो अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकती है। जी, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये है विदर्भ की सही तस्वीर। यहाँ आप देख रहे हैं कि किसानों की जो जान जा रही थी, जो फार्मर सुसाइड बहुत बार कहा जा रहा था मीडिया में, तो इसका चित्र ये है। अगर हम देखते हैं इस बाजू में ये पार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा किसानों की आत्महत्या नहीं हो रही, आत्महत्या सारी हो रही है ये भाग में। और यहाँ पर डैम बहुत कम बने हैं, जो बने हैं यहाँ बने हैं। अब उसका एक चित्र देख लेते हैं, ये है उसका चित्र। ये आप जो देख रहे हैं फ्लैट जो मार्किंग किए हैं वो उतने पावर प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो ये पानी किसके लिए बना रहे थे, ये डैम किसके लिए बना रहे थे, सेंटर से जो पैसा आ रहा था वो किसके लिए आ रहा था, वो किसानों के नाम से लिया गया और इन सब बड़ी बड़ी पावर प्लांट्स को दे दिया गया है। इसमें टोटल 71 प्रोजेक्ट है, टोटल कैपेसिटी 55,000 मेगावाट की है। और ये अगर सचमुच आज खड़े हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक भी किसान को एक बूंद तक पानी इन कोई भी डैम से मिल पाएगा। दूसरी बात जो है, आप अगर ये लेटर देखें जो इसमें लिखा है लास्ट पैराग्राफ में कि नितिन गडकरी जी ने एक पत्र क्रमांक 211 4 जून 2005 को जो लिखा था उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि पूर्ति सिंचन कल्याणकारी संस्था इसे जमीन दे दी जाए और जल इंडिया इस नाम की संस्था को जमीन दे दी जाए। और ये जो उसके नीचे जो साइन है ये अजीत पवार जी की साइन है। इससे आपको ये साफ दिखाई देगा कि अगर अजीत पवार जी उन्हें ऑब्लाइज करते हैं उनको जमीन देकर, तो हमारे बड़े भाई साहब कहाँ से इसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाएंगे? इरिगेशन के इतने बड़े स्कैम के खिलाफ क्यों आवाज उठाएंगे? और जबकि इस पावर प्रोजेक्ट जैसी 5 कंपनियां उनकी खुद की है। तो इससे ये साफ हमें दिख रहा है कि हम इनसे कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते कि ये स्कैम में कुछ विशेष काम करें, उसके लिए हमारे साथ झगड़े, कि ऐसे हम उनसे उम्मीद कर ही नहीं सकते। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। एक सिर्फ आपके लिए मैं बताना चाहूंगी, एक ये फोटोग्राफ देखिए, ये है वडगांव डैम है, ये वडगांव डैम, और ये है इस बार पूर्ति की कंपनी। पूर्ति कंपनी के चेयरमैन नितिन गडकरी जी है। और ये जो भी पानी है वो सीधे इस कंपनी में वापरा जाता है। प्रोजेक्टर पर भी दिख रहा है। तो आप आज ये देखकर मुझे बताइए कि पानी किस लिए है। ये आपको प्रोजेक्टर पे भी दिखाई दे रहा है, वहाँ पे प्रोजेक्टर पे दिखाई दे रहा है उधर। वो कंपनी बांध के डैम के बिल्कुल बगल में है, बैंक पे है। और ये पूरे महाराष्ट्र में ये ट्रेंड बन गया है, बांध बनता है और उसके बगल में कंपनीज बन जाती हैं और बांध का सारा पानी इन कंपनीज को दे दिया जाता है। और कोई कैनाल बनाने के लिए वो नहीं की जाती, तो सिंचाई के लिए कोई पानी नहीं दिया जाता है, सारा पानी इन कंपनीज को डाइवर्ट कर दिया जाता है और किसान आत्महत्या करते रह जाते हैं। देखिए, ये जो अभी आपके सामने तथ्य आए, इसमें पहली बात तो आप ये देखिए कि इस देश में या महाराष्ट्र में क्या हुआ है, इरिगेशन स्कैम में क्या हुआ। एक तरफ ये जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट बने, ये जो बांध बने, जिसमें 70,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार का लगा दिया गया,
जो कि सैंक्शन जब हुए थे तो उससे 1/4 से भी कम दाम के थे। मोडस ऑपरेंडी स्कैम का ये था कि पहले एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था बांध बनाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को 200 करोड़ या 400 करोड़ में, कुछ ही महीने में उसका दाम 5 गुना, कहीं कहीं 10 गुना कर दिया जाता था। और ये तो एक स्कैम हुआ, यानी कि आपने करीब 90% पैसा जो खर्च हुआ इन बांधों पे, वो आपने अवैध तरीके से इन कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया और उनसे घूस खा लिया। उसके अलावा बांध आपने ऐसी जगह बनाए जहां पर किसानों की आत्महत्या नहीं हो रही थी, बल्कि जहां पर शुगर कंपनियां या पावर कंपनियां लग रही थी, जिनको सीधा सीधा इस बांध का पानी दिया गया और किसानों को बहुत कम दिया गया। उसके अलावा आपने इन बांधों के लिए खूब सारी जमीन अधिग्रहण कर ली, जितनी आपको बांध के लिए जरूरत थी उससे भी ज्यादा, और उसके बाद जो बाकी जमीन थी आपने गडकरी के कंपनियों को या इस तरह की और कंपनियों को बांट दी किसान को वापस करने के बजाय। ये तो एक एस्पेक्ट है स्कैम का, इस मुद्दे का। दूसरा मुद्दा जो अर्जुन ने जिस पर बोला कि आज देश में कैसे पॉलिटिशियंस हो गए, कैसे राजनेता हो गए। 17 कंपनियां हैं गडकरी की, शराब बनाते हैं, पावर की कंपनियां हैं, शुगर की कंपनियां हैं, हर तरह की कंपनियां हैं, और हम देख रहे हैं कि वो अपने पद का दुरुपयोग करके, क्योंकि वो एमपी रहे हैं, भाजपा के प्रेसिडेंट हैं, ऑपोजिशन लीडर होने के तौर पर इस स्कैम का मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन उसके बजाय पद का दुरुपयोग करके अपनी बिजनेस इंटरेस्ट को सीधा सीधा फायदा पहुंचाए। और यही सांठगांठ अब हमको पूरे सारी जितनी सत्ताधारी पार्टियां हैं सब में दिख रही है कि इस देश में एक भ्रष्ट माफिया का गिरोह इन सारी सत्ताधारी पार्टियों के ऊपर काबिज हो गया है, और इसीलिए उनको ये धौंस हो गई है कि हम तो चाहे 90% लोग इस देश के जन लोकपाल बिल मांगे, लेकिन हम जन लोकपाल बिल नहीं लाएंगे पार्लियामेंट में, क्योंकि हम पार्लियामेंट में काबिज हैं। और आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत हो तो आप पार्लियामेंट में चुनाव जीतकर दिखाइए। ये इनकी धौंस है, क्योंकि इनको ये लगता था कि इस पार्लियामेंट के चुनाव में या इस चुनावी खेल में सिर्फ ये भ्रष्ट लोग, जिनकी पूरा एक भ्रष्ट लोगों का क्लब बन गया है, यही लोग जीत सकते हैं, और ईमानदार लोग जिनके पास पैसा ना हो वो इस क्लब में प्रवेश ही नहीं कर सकते। ये इनकी धौंस थी, और इसीलिए हमने इनकी चुनौती स्वीकार करी और हमने बोला ठीक है, हम चुनाव लड़कर दिखाएंगे, इस देश की जनता के दम पर लड़कर दिखाएंगे, पैसे के आधार पर नहीं लड़कर। और उस पर अब देखिए इनकी बौखलाहट, जब एक के बाद एक ये खुलासे होने लगे, रॉबर्ट वाड्रा, सलमान खुर्शीद, नितिन गडकरी, तो अब इनकी बौखलाहट यहां इस हद तक पहुंच गई कि आज सलमान खुर्शीद साहब ने धमकी दी है कि अभी तक तो हम कलम का इस्तेमाल करके काम करते थे, अब खून से खेलेंगे। अरविंद केजरीवाल फर्रुखाबाद आकर देखें, आ तो जाएंगे, लेकिन ये देखते हैं कि यहां से बाहर कैसे जाएंगे। ऐसी धमकी, ऐसा आदमी जो इस देश का कानून मंत्री है, वो अपने आप को कोई माफिया का डॉन समझने लगा है, इस तरह की धमकी देना। और इसलिए अब समय आ गया है इस पूरे देशवासियों को, इस पूरे देश को ये बात समझ लेने का कि किस तरह की सत्ता की राजनीति, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। पहले कहते थे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और उसके बाद क्रिमिनल भी सारे
पॉलिटिक्स में और इन सत्ताधारी पार्टियों में आ गए, जो कि और अब हम ये देख रहे हैं कि दूसरी ब्रीड क्रिमिनल्स की जो कि अपना बिजनेस एम्पायर फैला रहे हैं और सैकड़ों करोड़ रुपया बना रहे हैं, इस तरह की राजनीति करके वो चल रहा है। एक क्वेश्चन आंसर्स पे आने के पहले छोटा सा मैं कहना चाहूंगा कि हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि किस तरह से हरियाणा के अंदर वाड्रा साहब किसानों की जमीन लूटने में लगे हुए हैं। आज हमने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरह से गडकरी साहब किसानों की जमीन लूटने में लगे हुए हैं। वाड्रा साहब कांग्रेस की अध्यक्षा के दामाद हैं और नितिन गडकरी साहब तो भाजपा के ही अध्यक्ष हैं। दोनों पार्टियों के जब चोटी के नेता इस देश के किसानों को लूटने में और उनकी जमीनों को लूटने में लग जाएंगे तो इस देश के किसानों का क्या भविष्य रह जाता है। दुख की और बात यह है कि जब हमने पिछले अभी कुछ दिन पहले वाड्रा साहब के बारे में खुलासा किया तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि शरद यादव जी उनके बचाव के अंदर सामने आए। एनडीए के कन्वीनर है शरद यादव जी, कहते हैं कि विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष वाले भी उनके बचाव में सामने आए। शरद पवार जी उनके बचाव में सामने आए, अखिलेश यादव जी उनके बचाव में सामने आए। हमने तो सोचा था कि वो केवल गांधी परिवार के दामाद हैं, हमें तो पता ही नहीं था इन सबके भी दामाद हैं। वो सारे के सारे तिलमिला गए पूरी तरह से। ऐसे नजर आता है ये सारा का सारा एक ही परिवार है। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, शरद पवार, मायावती, ये सब एक ही परिवार है। ये हम लोग बेवकूफ हैं जो हमें बेवकूफ बनाते हैं। चुनावों में आके कहते हैं इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी, वो पार्टी किसी भी पार्टी को वोट दे दो, अल्टीमेटली ठेके सबको मिलते हैं, पावर इंडस्ट्री सबकी लगती है और कोई पार्टी सत्ता में आ जाए सिंचाई का पानी किसान तक नहीं पहुंचता। डैम बनाने के लिए उनकी जमीनें छीनी जाती हैं लेकिन डैम का पानी किसानों तक नहीं पहुंचता। और बड़े दुख की बात यह है कि इन पार्टियों के अंदर कुछ अच्छे कार्यकर्ता हैं, जैसे भाजपा के अंदर देवेंद्र फडणवीस हैं, मुंबई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत घोटाला निकाला सिंचाई का, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता उनके अच्छे काम को रुकवा देते हैं, उनके अच्छे काम को आगे नहीं बढ़ने देते और उनके अच्छे काम को बेच के खा जाते हैं। मेरा इन सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से अपील है कि अपनी अपनी पार्टियों के अंदर आवाज उठाइए, अब चुप मत बैठिए। देश खड़ा हो रहा है, देश के और पार्टी के दोनों के बीच में अब आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप पार्टी के साथ हैं कि आप देश के साथ हैं। अगर कोई क्वेश्चन ये बताएं कि नितिन गडकरी को जो जमीन मिली है उसकी कीमत कितनी थी और कितने में मिली है उनको? हमें उसका दाम नहीं पता है, लेकिन वो जमीन उन्हें मिल नहीं सकती थी, वो लीज पे मिली है। वो जमीन किसानों के लिए थी, कानूनन वो जमीन चूंकि एक्सेस में थी इसलिए वो जमीन वापस किसानों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो जमीन किसानों को ना देके गडकरी साहब को दे दी गई। ये जिस लैंड की आप बात कर रहे हैं, विदर्भा में जिन किसानों की मृत्यु हुई है या मौतें हुई है, क्या इस लैंड के बाद ऐसे कुछ किसानों के नाम आपको आए हैं कि इस लैंड के देने के बाद हुआ है? और दूसरा मेरा आपसे प्रश्न है कि नितिन गडकरी एक अमीर किसान बन गए हैं, नितिन गडकरी अगर एक अमीर किसान बन गए हैं तो इरेगुलरिटी कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि लैंड जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कुछ ना कुछ नियम कायदे के अनुसार हुआ है। आप देखिए, इरेगुलरिटी दो तरह की है। एक तो कानूनी इरेगुलरिटी जिसको इलीगैलिटी कहते हैं। इलीगैलिटी ये है कि आपने सार्वजनिक हित के लिए, पब्लिक पर्पज के लिए भूमि का अधिग्रहण किया और वो भूमि एक निजी कंपनी को दे दी या निजी संस्था को दे दी, जो कि आपने सार्वजनिक हित यानी इरिगेशन डैम के लिए अधिग्रहण किया। अगर उसके लिए आपको नहीं जरूरत थी तो आप उसका अधिग्रहण, उतनी जमीन का कैंसिल करके किसानों के पास वापस छोड़ देते। दूसरा ये मॉरल इश्यू है कि भाई आप किसान को जो उस भूमि पर अपना
पड़ रहा है।